Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बाड़मेर को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि सबसे लेट परिणाम चूंकि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट का आएगा क्योंकि सबसे ज्यादा वोटिंग उसी सीट पर हुई है और मुकाबला उम्मेदवार बेनीवाल और रविंद्र भाटी के बीच में ही बताया जा रहा है। आपने लोगों से बातचीत की होगी, अब लोगों का क्या कुछ आकलन है? अब क्योंकि अब तो काफी दिन बीत गए हैं तो और भी ज्यादा लोग क्या मुखर होकर के बोल रहे हैं? आंचल बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर आकलन लगाना थोड़ा सा टफ हो गया। टफ इसलिए हो गया क्योंकि ट्रायंगल फाइट है। ट्रायंगल फाइट के अंदर कैलाश चौधरी है, वो कितने वोट लेकर आते हैं। कैलाश चौधरी लगातार आप देखिए मोदी के नाम पर लगातार वोट मांग रहे थे। तो क्योंकि 8 विधानसभाएं, 8 में से आप सोचिए 5 विधानसभा के अंदर बीजेपी के एमएलए हैं, 2 विधानसभा के अंदर निर्दलीय है, एक के ऊपर कांग्रेस है। तो वहां पर क्या कुछ परिस्थितियां रहती है। और देखिए चाहे उम्मीदवार बेनीवाल हो या रविंद्र सिंह भाटी हो या कैलाश चौधरी, सबके समर्थकों का अपना अपना दावा, अपनी अपनी गणित है। हर कोई कह रहा है कि आप देखिए सट्टा मार्केट के अंदर ये हो रहा है, और उधर रविंद्र सिंह भाटी के जो समर्थक है वो, लेकिन मोटे तौर पर यही टिका हुआ है कि इस बात को लेकर के जो सिर्फ और जैसलमेर विधानसभा है वहां पर क्या कुछ रहेगा, वहां का परिणाम क्या कुछ रहेगा, वहां पर कौन कितना लीड करता है, इन तमाम चीजों को लेकर तो उसके बाद ही स्थिति है वो हार जीत का जो मोटे मोटे तौर पर है वो वहीं से डिसाइड होगा। और उसके साथ ही जो बहुत सारे ऐसे वोटर्स है, आप शहर के अंदर बात करेंगे तो आमतौर पर ये कहा जा रहा था कि कैलाश चौधरी एकदम बहुत कम वोट लेकर आएंगे, लेकिन जब बात करते हैं तो हर तीसरा चौथा पांचवा वोटर्स भी निकलता है कि हमने मोदी को वोट दिया है, आप देखिए लेकिन जीतेगा कोई और। मतलब इस तरीके के नया ट्रेंड दिखने को ले रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा क्या है, क्योंकि लंबी चौड़ी 22 लाख मतदाता थे, 16,75,000 के आसपास लोगों ने मत का प्रयोग किया है, जहां पर पूरे देश के अंदर सभी जगहों पर वोटिंग कम हो रही है। लेकिन बाड़मेर एक ऐसी लोकसभा सीट थी जहां पर आप सोचिए 25 में से सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 25 लोकसभा सीटों में से। तो इसलिए कुछ भी कहा जाना, सबके अपने अपने दावे हैं। कई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये बता रही है कि उम्मीदवार बेनीवाल है वो प्लस के अंदर है, लेकिन हार जीत क्या होगी इस बात को लेकर तो 4 जून को पता चलेगा। और इस बात में कैलाश चौधरी का बहुत बड़ा है कि कैलाश चौधरी कितने वोट लेकर आते हैं, कैलाश चौधरी क्या करते हैं, क्या 4 लाख लाते हैं, 3 लाख लाते हैं, 2 लाख लाते हैं, उसी पर सारा समीकरण टिका हुआ है। क्योंकि आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वोट खराब कर रहे हैं, दोनों के वोट लेकर आ रहे हैं। क्या वो इतना वोट लेकर आ रहे हैं कि वो जीतने की स्थिति में है, या फिर इन तमाम चीजों को लेकर तो ये अभी कहा जाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि ये जो चुनाव था वहां पर रविंद्र की जो जितनी भी रैलियां थी भीड़ जबरदस्त तरीके से आ रही थी, और रविंद्र सिंह भाटी का वो जो चुनाव लड़ती है, उनकी जो चुनाव लड़ने का स्टाइल है वो जाति के समीकरण के हिसाब से चुनाव नहीं लड़ते। वो ये देखते हैं कि 18 से 30 साल का वोटर कितना है, महिलाएं कितनी है, महिलाओं को बाहर ला कर आओ, उसके लिए क्या कर सकते हैं, महिलाओं के जहन के अंदर उतर जाओ कि वो रविंद्र सिंह भाटी करे, वो उसके वीडियोस देखे। तो ये दूसरी तरफ ट्रेडिशनल जितने भी लोग हैं वो ट्रेडिशनल हिसाब से गणित लगा रहे हैं कि भाई देखिए उम्मीदवार बेनीवाल का ये गणित है कि भाई कांग्रेस का ये गणित है कि जाट मेघवाल मुसलमान। आप सोचिए अशोक गहलोत इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि अगर राजस्थान के अंदर 25 में से पहली सीट जीत रहे हैं तो वो बाड़मेर की है। मुझे आज भी याद है कि 26 तारीख को वोटिंग हो गई थी, 5:30 या 5:45 बजे थे, और 5:45 बजे के आसपास जब ये हो गया कि हाँ तमाम तरीके से वोटिंग हुई है, उसी वक्त अशोक गहलोत ने बाकायदा उम्मीदवार बेनीवाल को फोन कर बधाई दी थी, कहा था कि आप चुनाव जीत रहे, उसके लिए बाकायदा बधाई तक दी थी। तो ये तमाम चीजें हैं। क्योंकि कैलाश चौधरी या बीजेपी है इस पूरी पिक्चर के अंदर साइलेंट है, वो उनकी ओर से कोई बहुत बड़ा वक्तव्य किसी भी नहीं आ रहा है। और रविंद्र सिंह भाटी है वो इन दिनों आप सोचिए उनकी जो टीम है वो लगातार अपने अपना कामकाज कर रही है। रविंद्र भी सिंह भी दिल्ली या जयपुर के अंदर लगातार जोधपुर दिल्ली जयपुर के अंदर चक्कर निकाल रहे हैं, तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल दिनेश, कहना जल्दबाजी होगी और 4 जून का सबको इंतजार है। मिथिलेश जी, मैं आपकी ओर करना चाहूंगी क्योंकि 4 जून के बाद राजस्थान की राजनीति में भी काफी हलचल देखने को मिलेगी। जिस तरह का जिक्र मैंने पहले भी किया कि वसुंधरा राजे क्या इस तरह की अंदर खाने प्लानिंग कर रही हैं, गहलोत के साथ मिलकर के इस तरह की बातें चल रही हैं, क्या भजन लाल जो शर्मा है उनकी कुर्सी पर कोई खतरा मंडरा सकता है?
बीजेपी का कमिटमेंट हो चुका है कि उनके बेटे को मंत्री बनाया जाएगा। जब उनको 5वीं बार टिकट दिया गया है तो वो इसीलिए दिया गया है कि उन्हें मंत्री बनाया जाना तय है। और वो रोज जिस अंदाज में दुष्यंत सिंह नरेंद्र मोदी की जो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं उनके पक्ष में, उससे साफ जाहिर है कि इस बार जोधपुर के गजेंद्र सिंह शेखावत कहीं मंत्री परिषद से बाहर नजर आए और दुष्यंत सिंह अंदर नजर आए, क्योंकि कास्ट इक्वेशन के हिसाब से भी दुष्यंत सिंह ज्यादा फ्रूटफुल है बीजेपी के लिए, क्योंकि राजपूत, जाट और गुजर 3 कम्युनिटी सदती है। और वसुंधरा राजे इस चुनाव में पूरी तरह या तो वो झालावाड़ रही है या एमपी जाके रही है, तो इसलिए ये सब पोल कल्पित बातें हैं। और कांग्रेस में जिस तरीके से सचिन पायलट को बेवकूफी बता चुके हैं, तो कांग्रेस में कैसे एका हो सकता है जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट में अभी भी दरारें खिंची हुई है, तलवारें खिंची हुई है। तो ये तो केवल हवाई बातें हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत मिलकर कोई खेला कर सकते हैं। जिस तरीके से भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रचार प्रसार किया पूरे देश भर में, मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी चांसेस हैं। और जिस तरीके से बीजेपी में एक नया कॉन्फिडेंस आ रहा है और सट्टा बाजार में भी हवाएं बदल रही है, तो कुल मिलाकर ये सब पोल कल्पित बातें हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत मिलकर राजस्थान में भजनलाल सरकार को गिरा देंगे। ये केवल महज एक जो कहते हैं ना गलियारों से उठने वाली हवा है, इसके अलावा इसमें कोई दम नहीं है। किसी भी कीमत पर भाजपा में विद्रोह नहीं हो सकता। और जहां तक किरोड़ीलाल मीणा की बात है, किरोड़ीलाल मीणा साफ कह चुके हैं कि क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है उसमें सचिन पायलट को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि दौसा से कहीं न कहीं भाजपा आगे नजर आ रही है और टोंक सवाई माधोपुर में भी भाजपा आगे नजर आ रही है। अब जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो कांग्रेस के लिए डराने वाली है कि सचिन पायलट का, और इसीलिए अशोक गहलोत बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो अमेठी जाके बोल रहे हैं कि सचिन पायलट की बेवकूफ़ी है ऐसे बयान देना। उसके पीछे मेजर रीजन यही है कि उनके पास पूरी रिपोर्ट आ चुकी है और पूर्वी राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा का जलवा फिर कायम होने वाला है। ये निश्चित रूप से तय है कि किरोड़ीलाल मीणा का कद बढ़ सकता है। जिस तरीके से कन्हैया लाल जी ने कहा है, हो सकता है उनको कोई अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए, उसकी पूरी संभावना है। लेकिन ये संभावना 0% भी नहीं है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुर्सी पर कोई आंच आ जाए। और जहां तक अभी बाड़मेर और जो उसकी जैसलमेर की बात कर रहे थे, देखिए ये वही वसुंधरा राजे है जिसने बीजेपी के जसवंत सिंह जसोल, जिनके साथ तमाम जातियां जुड़ गई थी, ये कर्नल सोनाराम को लाए और एक मंत्रियों को वहां डाल दिया जाति वालों पर, उनका इस्तीफा लेके रख लिया कि अगर तुम्हें चुनाव वापस मंत्री रहना है तो अपनी जगह चुनाव जिता के आना। और कर्नल सोनाराम ने जसवंत सिंह को हरा दिया। उस समय भी तमाम जातियां थी, माहौल थी, रविंद्र सिंह भाटी से ज्यादा माहौल था। लेकिन जिस अंदाज में वसुंधरा राजे ने उसको हराया, तो कैसे कल्पना की जा सकती कि वो बगावत कर देगी। धौलपुर का चुनाव आपको याद होगा, किस अंदाज में वसुंधरा राजे ने चुनाव जीता, एक गली गली में मंत्री और विधायकों को उतार दिया। तो ये सब बेमानी बातें हैं कि वसुंधरा राजे बीजेपी के खिलाफ बगावत कर देगी। उनकी हार्दिक इच्छा है कि उनका बेटा मंत्री बन जाए। ये सब हवाई है, केवल बाजार को गर्म करने के लिए और सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ भी बयान दे दिए जाए। वसुंधरा राजे किसी भी कीमत पर कोई बगावत नहीं करने जा रही और अशोक गहलोत के साथ मिलकर वैसा कोई भी प्लान नहीं है। ये पूरी तरह हवाई बातें हैं। भजनलाल शर्मा ही राजस्थान के 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी आए। ये भाजपा तय कर चुकी है। भजनलाल पीछे, मोदी जी कभी पीछे नहीं आते हैं, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे हरियाणा में खट्टर हो, तो इतनी जल्दी वो अपने निर्णय से बदलते नहीं है। बाजार को गर्म करने के लिए कोई भी आंखें फेंक दीजिए, लेकिन उनका नतीजा कुछ भी नहीं आएगा, ये तय है। और जिस अंदाज में उन्होंने काम किए हैं, जो कह रहे हैं कि 90 दिन में मैंने 45 दिन में 90% वादे पूरे किए हैं, तो काम तो हो रहा है। तो इसलिए कहाँ जाएंगे भजनलाल जी। और हार जीत का भी आपको गणित 4 जून को पता चलेगा, क्योंकि अब जो रिपोर्टें आ रही है वो कांग्रेस के खिलाफ है, पर्टिकुलर पूर्वी राजस्थान में। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा लॉटरी लगने वाली है कांग्रेस की, ऐसा कुछ भी नहीं जी। जयपुर ग्रामीण में भी बीजेपी जीत रही है, जयपुर ग्रामीण की भी रिपोर्ट आ चुकी है एक बूथ वाइज, उसमें भी वो जीत रही है। तो सचिन पायलट के तो सब हार रहे हैं, फिर सचिन पायलट कैसे दावा ठोकेंगे। और जो डोटासरा वो कहेंगे मैंने जिताई है, वो तो थे तो जब 0-0 आ रही थी, हैट्रिक को तो मैंने तोड़ा, तो डोटासरा ने हटेंगे ना, सचिन पायलट को कुछ बनने देंगे। बिल्कुल जूली वही सवाल मैं ले लेती हूँ, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन मैं प्रमोद जी से सवाल ले लेती हूँ। प्रमोद जी, जो जिक्र कर रहे थे
कि ना गोविंद डोटासरा हटेंगे और भजनलाल शर्मा भी बने रहेंगे। अशोक गहलोत की राजनीति ऐसी रही है कि हमने देखा है कि राजनीति के जादूगर वो कहे जाते हैं, और गोविंद डोटासरा अपने आप को पनपाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये नहीं चाहेंगे कि वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हट जाएं, और अगर कांग्रेस की अच्छी खासी सीटें आ जाती हैं जिस तरह का दावा किया जा रहा है, तो ऐसे में गोविंद डोटासरा ही बने रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष। देखो आंचल, सबसे बड़ी बात है कि मैं कल भी आपसे कहा था कि अभी 4.5 साल कांग्रेस के लिए संघर्ष का समय है। 115 की कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ भजनलाल मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भजनलाल मुख्यमंत्री जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का विश्वास उन पर है, उनको कोई भी नहीं हटा सकता। बिल्कुल जयमनी जी सही कह रहे हैं। ये सारा डिपेंड करेगा 4 जून को देश के राजनीति में किस तरह का बदलाव आता है, नहीं आता है, बीजेपी कितनी सीट लेके आती। अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे नहीं लगता कि भजनलाल शर्मा को राजस्थान में चाहे बीजेपी को कितना ही नुकसान हो जाए, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने फैसले इतनी जल्दी नहीं बदलते हैं। वो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निर्णय से, वो अपने निर्णय को कैसे बदल देंगे? ये बात है कि दिगर है कि अगर वो खुद ही कमजोर हो जाते हैं तो बात अलग है, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। वसुंधरा राजे भी इतनी मजबूत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज करके वो अशोक गहलोत के साथ कोई खेला कर दे। इस बात की संभावनाएं बिल्कुल नजर नहीं आती है। भजनलाल शर्मा राजस्थान में बीजेपी को चाहे कितना ही नुकसान हो, 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, या अशोक गहलोत करें डबल डिजिट 10 का भी हो जाए, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अशोक गहलोत ने भी तो 20 से 9 पे आए थे 98 में, क्या वो मुख्यमंत्री बदल दिए गए? नहीं बदले गए, क्योंकि सोनिया गांधी का विश्वास उनके पास था। जबकि जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी थे माधवराव सिंधिया, उन्होंने शिवचरण माथुर से कही थी कि ये पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके चीफ मिनिस्टर की, पर उसके बाद भी चीफ मिनिस्टर नहीं बदला गया। तो इसलिए कोई संभावना नहीं है कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री से हटाए जाएंगे। फिलहाल तो ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती। न वसुंधरा राजे इतनी मजबूत है कि नरेंद्र मोदी के फैसले के सामने वो अशोक गहलोत से मिलकर कोई खिला कर दे, इसकी संभावना भी नहीं है। क्योंकि ये चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हर मुख्यमंत्री की ये चाबी अपने पास रखते हैं, उसकी नस दबा के रखते हैं। और जैसा मिथिलेश जी कह रहे हैं, क्योंकि वो पिछली बार भी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तो जोधपुर हाउस में सारे बीजेपी के एमपीज को लेके बैठी थी, वो उसमें शिरकत करने नहीं गई थी, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनके बेटे को मंत्री बनाया जाए। पर जब मैसेज आया थोड़ा कड़ा, तो अपने आप सारे एमपीज को लेकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच गई थी। आपने 10 साल देखा होगा कि दुष्यंत सिंह को कभी मंत्री नहीं बनाया गया। यही शर्त रखी गई कि अगर उसको मंत्री बनाना है तो आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दो। इस बार वो मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए इस बात की संभावना बिल्कुल है कि उनको मोदी अगर तीसरी बार शपथ लेते हैं उस कैबिनेट में शामिल किया जा सकता। रही बात गोविंद सिंह डोटासरा की, तो आप अशोक गहलोत की आप राजनीति देखें 98 से अब तक, वो अभी दिल्ली में जाके सेट हो जाएंगे, वहां जनरल सेक्रेटरी बनेंगे या संगठन के महामंत्री बन जाएंगे, और जब भी हाउस चलेगा वो जयपुर आएंगे, मीडिया के लोगों से मिलेंगे, हाउस में एक आध दिन जाएंगे, मीडिया से बात करेंगे, और वो सुर्खियों में बने रहेंगे, राजस्थान की राजनीति से दूर रहेंगे। जब 2028 का चुनाव आने वाला होगा, उसके 6-8 महीने पहले या 1 साल पहले जरूर वो प्रदेश अध्यक्ष बन के और अपने पसंदीदा लोगों को टिकट दिलवाएंगे, इस उम्मीद में कि शायद राजस्थान में जो बदलाव आता है 5 साल में तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। ये सचिन पायलट करने वाला है, क्योंकि सचिन पायलट ने 13 से 18 तक खूब संघर्ष किया सड़कों पे। ईस्टर्न राजस्थान में एक नई इबारत लिखी मीणा गुर्जर को 7 लाख के, और रिजल्ट भी लाके दिया, पर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो इसलिए ऐसा नहीं लगता कि गोविंद सिंह डोटासरा पर भी कोई खतरा हो। गोविंद सिंह डोटासरा अगर राजस्थान में, क्योंकि बीजेपी की हैट्रिक रोकने में सफल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, तो उनको कैसे हटाया जाएगा, क्या कह हटाया जाएगा? और जिस तरह की खबरें आ रही है, जो हैट्रिक नहीं लगेगी, उसमें जो कांग्रेस के कैंडिडेट जीतेंगे उसमें उनकी जाति के जाटों का वर्चस्व होगा। तो ऐसे में जाट और जो दलित का एक कॉम्बिनेशन बना राजस्थान में, टीकाराम जूली का और गोविंद सिंह डोटासरा को, इसको तोड़ने की कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि कोई गलती करेगी। एक ओबीसी है, क्योंकि सचिन पायलट को बनाओ वो ओबीसी है, अशोक गहलोत ओबीसी है, तो फिर एक ओबीसी जो जाट बड़ी कम्युनिटी, इस बार जिस तरह की खबरें आ रही है, अब के मैं चुनाव के पहले और बाद में भी कई जगह गया हूँ, जाटों की नाराजगी बीजेपी से न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में देखने को मिल रही है। अब जो डिपेंड करता है खबरों का और जो रिजल्ट का,
वो सारा का सारा दारोमदार मुझे लगता है एससी और एसटी वोटों की पोलराइजेशन पे। कुछ खबरें आ रही कि एसटी एसटी ने आरक्षण के इशू को लेकर बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया और कांग्रेस को उन्होंने बड़ी कृपा की है। और कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट था माइनॉरिटी के साथ जाट और प्लस एसटी एससी, अगर ये कॉम्बिनेशन बन गया तो हो सकता है अशोक गहलोत जो कह रहे हैं उस बात में भी दम आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं। और अगर एसटी एससी की जिस तरह की खबरें केवल ऊपरी तौर पर ही है, और उन्होंने रिजर्वेशन वाली बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि अंबेडकर भी आ जाएगा तो रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा, अगर ये पेनिट्रेट कर गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, तो फिर कुछ सीटें कम आ सकती है, फिर तो कांग्रेस 5-6 सीटों पर सिमट सकती है। डिपेंड पूरी तरह से, क्योंकि माइनॉरिटी का पोलराइजेशन हुआ, जब हिंदू वोटों का पोलराइजेशन हुआ माइनॉरिटी ने दबा के वोट दिया है कांग्रेस के पक्ष में, जाटों ने वोट दिया। अब सारा दारोमदार एससी और एसटी पे डिपेंड करता है। पर अधिकतर जगह मैंने एसटी एससी के लोगों से बात की है, चाहे भीलवाड़ा का जहाजपुर हो, चाहे मैं सुमेरपुर गया हूँ, अभी पाली गया हूँ, माउंट आबू गया हूँ, उदयपुर गया हूँ, वहां लगता है कि इस बार एससी और एसटी में इस बात को लेकर आशंका थी कि हमारा रिजर्वेशन खत्म हो सकता है। अगर ये पोलराइज कर गया तो फिर आप मान के चलिए कि रिजल्ट कुछ भी हो सकता। पर एक सबसे बड़ी जो कमी निकल के आई, आंचल अभी थोड़ी देर पहले मैंने भीलवाड़ा में पत्रकारों की एक चौपाल की थी राजस्थान तक के लिए, ज्यादातर का कहना था कि कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से मरणासन है, छिन्न भिन्न है। कई जगह न तो ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, तो उनकी कार्यकारिणी नहीं है। तो इस मुद्दे को नीचे तक पेनिट्रेट करने का काम जिनके पास था, कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह से हताश था, क्योंकि 18 से लेकर 23 तक जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पावर शेयरिंग जीरो थी। अब यह तो मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उनकी मजबूरी मान लीजिए, क्योंकि 99 थी, क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, तो वो एमएलए के हाथों एक तरह से ब्लैकमेल हो रहे थे। तो एमएलए एक तरह से मठाधीश हो गए थे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के। तो कार्यकर्ता को बिल्कुल भी सत्ता की मलाई का कुछ भी हिस्सा नहीं मिला, इसलिए कार्यकर्ता पूरी तरह से हताश होकर बैठा था। पर कुछ लोगों ने ये जरूर कहा है कि इस बार कांग्रेस का चुनाव जनता ने लड़ा। अगर इस तरह की बात बिल्कुल सही है, तो अगर मैं भिलवाड़ा की बात करूं तो 6,12,000 वोटों के मार्जिन को हर जिससे बात की, जिस पत्रकार से बात की, उसका कहना था ये मार्जिन आधे से भी कम रह जाएगा। एज जरूर बीजेपी की नजर आ रही है, सीपी जोशी की चुनाव जीतने की संभावनाएं कम बता रहा, डॉक्टर सीपी जोशी की बात कर रहा हूं मैं, पर लोगों का कहना है कि वो मार्जिन रहेगा। कोई 1 लाख की बात करा, कोई 2 लाख की करा, कोई 50,000 वोटों तक की बात कर रहा। तो ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस कुछ गेन करने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं। रही बात मेवाड़ की, तो मेवाड़ की 5 सीटें बीजेपी इंटेक रखने में सफल हो सकती, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आंचल हनीफ जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। प्रमोद जी जब अपनी बात रख रहे थे तब मेरे मन में ख्याल आ रहा था, मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट को सुन रही थी और वो ये कह रहे थे कि अशोक गहलोत को सचिन पायलट से खतरा नहीं है, उनको खतरा है गोविंद डोटासरा से या हरीश चौधरी से, क्योंकि पॉलिटिकली वो ज्यादा सक्षम है। प्रमोद जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, वो जो सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं उनकी बात में दम है, क्योंकि अब अशोक गहलोत का आंचल अब युग खत्म होने वाला है। वो अपने बेटे को अगर चुनाव नहीं जीता पाए तो अशोक गहलोत, अब जो गांधी परिवार है उनकी नजर में, वैसे ही उनको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उतनी लिफ्ट नहीं मिलती जितनी सोनिया गांधी से मिलती है। सचिन पायलट प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के ज्यादा नजदीक है, और वो अपने बेटे की सेकंड अटेम्प्ट में भी अगर लॉन्चिंग नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत थोड़े कमजोर हो जाएंगे कांग्रेस की राजनीति में। सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी राहुल गांधी के बहुत नजदीक है, पंजाब के इंचार्ज रहे थे। ये बात सही है कि वहाँ पंजाब में सरकार नहीं बना पाए, और एक रघु शर्मा जो गुजरात के इंचार्ज बना के भेजे थे वो भी सरकार नहीं बना पाए। ये लोग पर राहुल गांधी के इतने नजदीक हैं। एक दिव्या मदेरणा जो भली चुनाव हार गई हो, तो अगर राहुल गांधी के, अगर भारत जोड़ो यात्रा में अगर सबसे ज्यादा राहुल गांधी के नजदीक रही तो दिव्या मदेरणा, एक विवेक धाकड़ जो एक बार एमएलए थे मंडलगढ़ से, अब तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी भी नजदीकी राहुल गांधी से हो गई थी। तो राहुल गांधी जो अंग्रेजी पसंद आदमी है, जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, दिव्या मदेरणा की भी अंग्रेजी अच्छी, विवेक धाकड़ की भी अंग्रेजी अच्छी थी। जब वो बाई इलेक्शन जीते थे तो राजस्थान असेंबली में उन्होंने शपथ ही अंग्रेजी में ली थी। तो जब हरीश चौधरी राहुल गांधी के नजदीक है, तो अब युग परिवर्तन कांग्रेस में होना बिल्कुल तय है। 2028 तक अशोक गहलोत की उम्र भी ज्यादा हो जाएगी, बेटे की लॉन्चिंग अगर नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं लगता कि अब भविष्य में कांग्रेस में वो ज्यादा मजबूत होंगे। बिल्कुल सही है,
गोविंद सिंह डोटासरा को खतरा सचिन पायलट और हरीश चौधरी से ज्यादा है। बिल्कुल इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, ठीक है हनीफ जी, हनुमान बेनीवाल को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही है और इन दिनों बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, जो स्थानीय कार्यक्रम है उनमें ही जा रहे हैं, लेकिन लगातार पहले भी ये सवाल उठे थे और अब भी ये सवाल उठ रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल कब तक इंडिया गठबंधन में रह पाएंगे? क्या 4 जून के बाद रहेंगे या फिर अलविदा कह देंगे? तो आपको क्या कुछ लगता है, किस तरह की चर्चाएं नागौर में भी चल रही है? देखिए, हनुमान बेनीवाल का गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ जरूर है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव जो पहले चरण का मतदान हुआ था उसके बाद अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। वो कांग्रेस से पूरी तरीके से संतुष्ट नजर नहीं आए, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं ने उन हनीफ जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हनीफ जी का नेटवर्क दुरुस्त नहीं है। हनीफ जी, आप अपना नेटवर्क जो है वो दुरुस्त कर ले। प्रमोद जी, मैं आपसे ये सवाल ले रही हूँ फिलहाल, चूंकि हनीफ जी अभी उनका नेटवर्क दुरुस्त नहीं है, उनको भी जोड़ेंगे, लेकिन आपको क्या कुछ लगता है? देखो, हनुमान बेनीवाल तो बॉम्बे की बरसात की तरह है, वो बदलते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी पे तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो देखिए आपके वो पहले बीजेपी में थे, वसुंधरा राजे से उनकी प्रहलाद गुंजल और किरोड़ी लाल मीणा की खटपट हुई, ये सब छोड़ के चले गए। किरोड़ी लाल मीणा ने नई पार्टी बनाई, उसका रिजल्ट आपके सामने, नुकसान बीजेपी की जगह कांग्रेस का किरदार, कांग्रेस को 21 पे समेट दिया। क्योंकि जो कांग्रेस का कोर वोट था मीणा, वो किरोड़ी लाल मीणा ले गए तो फायदा बीजेपी को हुआ। बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ 160 प्लस सीटें लेकर, कांग्रेस 21 पे समेट गई। फिर हनुमान बेनीवाल ने पार्टी बनाई, ये बात सही है। वो पिछली बार उनके 3 एमएलए थे, इस बार 1 ही एमएलए है। पिछली बार वो बीजेपी के कोलिशन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आज अब वो कांग्रेस के कोलिशन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा मैं नहीं कह सकता, संभावना उनकी ज्यादा नजर आती है। पर देखो, डिपेंड करता है कि सरकार दिल्ली में किसकी बनेगी, इंडिया अलायंस की बनेगी या एनडीए की बनेगी। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ज्यादा दिन सत्ता से दूर रह जाएंगे, इसकी संभावनाएं कम है। बाकी तो हनीफ जी बताएंगे, उनकी फितरत ऐसी है, वो लंबे समय तक वो किसी के दोस्त का दुश्मन नहीं रह पाते, वो जल्दी जल्दी अपने दोस्त भी बदलते हैं। बिल्कुल हनीफ जी, आप अपनी बात को जारी रख सकते हैं। तो देखिए, हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस के साथ गठबंधन जरूर हुआ है, लेकिन उनका तालमेल है वो कहीं पर भी बराबर नजर नहीं आया। क्योंकि पहले चरण का जो राजस्थान का मतदान था, उससे पहले भी ये देखा गया था कि हनुमान बेनीवाल के पक्ष में जो नेता आने चाहिए थे, जिनको वो बुलाना चाहते थे, वो प्रचार करने के लिए नहीं आए। और दूसरे चरण में हनुमान बेनीवाल खुद कई सीटों पर जानबूझकर नहीं गए। उन्होंने इनडायरेक्ट तौर पर यह इशारा भी दिया था कि जहां पर मैं नहीं जा रहा हूं, मान लीजिए मैं वहां पर अपने कैंडिडेट को जिताना नहीं चाहता हूं या मैं उसके साथ नहीं हूं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वो पूरे मन के साथ गठबंधन में जुड़े हुए नहीं है। और कहीं ना कहीं उनके मन में वो टीस भी है कि उनके पक्ष में प्रचार करने सचिन पायलट भी नहीं आए और गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके पक्ष में प्रचार करने नहीं आए। और एक अंदर की खबर यह भी थी कि लाडनू विधानसभा क्षेत्र का जो एक गांव है, वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा का ननिहाल है और जाट बाहुल्य गांव है। वहां पर सुनने में ऐसा आया है कि वहां पर मतदान ज्योति मिर्धा के पक्ष में ज्यादा हुआ है। और लोग तो ये कहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ये नहीं चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल नागौर से जीतकर आए, क्योंकि देखिए राजस्थान की राजनीति में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनमें वर्चस्व की लड़ाई रहती है। तो फिलहाल कांग्रेस में जो लड़ाई है वो अपने कद को लेकर है। गोविंद सिंह डोटासरा अपने आप को इतना बड़ा नेता समझने लगे हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। मैंने उनसे 2 बार इंटरव्यू भी किया है, तो दोनों बार उनके मुंह से, खुद के मुंह से मैंने सुनी है कि यार मेरी बात को मामूली मत समझो, मैं जो बोलता हूँ वो राष्ट्रीय स्तर पर जाती है, मैं राष्ट्रीय लीडर हूं। तो उनके मन में एक ये गुमान आ गया है कि वो बड़े नेता हो गए हैं और प्रदेश के नहीं है, वो देश के नेता हो गए हैं और कांग्रेस की राजनीति में उन्हें राष्ट्रीय लीडर के रूप में पहचान मिली हुई है। तो वो कतई नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा जाट नेता उभर कर राजस्थान से आए और उनके समकक्ष वो कहीं पर भी अपना कद स्थापित कर सके, चाहे वो हरीश चौधरी हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे मुकेश भाकर हो या अन्य कोई राजस्थान का कोई जाट लीडर हो। उसको गोविंद सिंह डोटासरा काटने में लगे हुए हैं कि कहीं कोई जाट नेता उनके बराबर नहीं है। क्योंकि आने वाला जो समय है, ये तो 4.5 साल का समय भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद में जिस तरह की परिपाटी है राजस्थान में कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा, तो गोविंद सिंह डोटासरा ये मानते हैं कि इस बार जब कांग्रेस की सत्ता आएगी तो वे मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकते हैं।
प्रमोद जी ने भी कहा था, मिथिलेश जी ने भी कहा था, क्योंकि आने वाले समय में अशोक गहलोत अब राजस्थान की राजनीति में नजर कम ही आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके की खबरें हमारे पास आ रही है उसमें ऐसा लगता है कि जालोर की सीट पर लुम्बाराम चौधरी चुनाव जीतेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और वैभव गहलोत एक बार फिर चुनाव हार सकते हैं। अगर वैभव गहलोत ये चुनाव हार जाते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका होगा अशोक गहलोत के लिए, क्योंकि पहले तो विधानसभा की जो चुनाव था उसमें उन्होंने मात खाई, और उसके बाद में उनके खुद के बेटे को अगर वो नहीं जिता पाते हैं तो उनका कांग्रेस की राजनीति में निश्चित तौर पर जो कद है वो बहुत ज्यादा घटेगा। और जो शीर्ष नेतृत्व कहा जाता है, जिसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सामने उनका कद वो नहीं रहेगा जो होना चाहिए था, क्योंकि अशोक गहलोत के दावों की वजह से ही राजस्थान की सत्ता चलेगी कांग्रेस की। अगर यही गठबंधन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो जाता तो निश्चित तौर पर परिणाम कुछ और हो सकता था, लेकिन अशोक गहलोत या अन्य इनके जो समकक्ष नेता हैं, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा भी हो सकते हैं, हरीश चौधरी भी हो सकते हैं, उन्होंने गठबंधन को लेकर हामी नहीं भरी, और इसका नुकसान हुआ कि कांग्रेस की सत्ता चली गई। और अब कांग्रेस जिस तरीके से राजस्थान में पहले और दूसरे चरण में मतदान हुआ है, कांग्रेस को पता नहीं था कि कांग्रेस इस तरीके का प्रदर्शन भी कर सकती है। अगर कांग्रेस को आभास होता कि इस तरीके का प्रदर्शन होगा और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिलेगी, तो अगर ये आभास होता तो लड़ाई थोड़ी दूसरे तरीके से भी लड़ी जा सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से टिकटों का वितरण हुआ, उसमें कई जगह तो टिकट लेने वाले नजर नहीं आ रहे थे, और चुनाव जीतना तो दूर की बात है। और इसी तरह जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है, पहला चरण गया, दूसरा गया, तीसरा गया, अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन जो अलग अलग स्टेट में जो रुझान आ रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में या अलायंस के पक्ष में, उसको देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिल रही है। लेकिन राजस्थान का चुनाव पहले और दूसरे चरण में निपट गया, और उसमें कांग्रेस जिस रणनीति के तहत और जिस ताकत के साथ लड़ सकती थी, उस तरीके की लड़ाई नहीं लड़ी गई। ये दावे जरूर किए जा रहे हैं कि 10 सीट आएगी, 12 सीट आएगी, कांग्रेस के नेता कहते हैं 15 सीट आएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 5 से 7 सीट ही जीत पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के रुझान आ रहे हैं, समीकरण पता लग रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि जो सीटें मुख्य रूप से उनमें बाड़मेर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये 5 सीटें ऐसी लगती है जिसमें कांग्रेस और अलायंस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इसके अलावा जो टक्कर में सीटें बताई जा रही है, उसमें आप करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर ग्रामीण या जालोर, जोधपुर को मान सकते हैं कि टक्कर में है, लेकिन जीत का दावा नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मिशन 25 पूरा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस भी जो उम्मीद लगाई बैठी है, उस उम्मीद के मुताबिक परिणाम आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दावा अलग चीज है और परिणाम जब 4 जून को जारी होंगे उसमें नजर आ जाएगा कि कांग्रेस की क्या कमी रही थी। और जब ये मंथन करेंगे बंद कमरे में बैठकर, या जो जिस गुट के नेता है वो अपने अपने गुट के साथ जब मंथन करेंगे, तो उनको सबसे पहली जो कमी नजर आएगी वो ये होगी कि कांग्रेस एकजुट नहीं थी और पूरी ताकत के साथ वो लड़ने में कामयाब नहीं हुए। उसी का परिणाम यह है कि उन्होंने अलग अलग धड़ेबाजी कर ली, और धड़ेबाजी के चलते ही कांग्रेस की सीटें जो आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है। अब बाड़मेर में की बात कर लो, अब बाड़मेर में जिस तरीके से गठबंधन हुआ, उम्मीदवार बेनीवाल को भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में लेकर आए, आरएलपी को छोड़कर, तो उसके बाद में हनुमान बेनीवाल के मन में एक इतनी यूं मानी टीस पैदा हो गई थी कांग्रेस के प्रति और हरीश चौधरी के प्रति, कि उन्होंने उनका जो मुख्य हथियार था, क्योंकि उम्मीदवार बेनीवाल लगातार पिछले 2 चुनाव से हनुमान बेनीवाल के पक्ष में चुनाव लड़ रहे थे, अच्छी टक्कर दे रहे थे। अभी जो चुनाव हाल ही में हुआ है विधानसभा का, उसमें तो वो केवल 800,000 वोटों से चुनाव आ रहे हैं। थोड़ी सी ताकत और लगती तो चुनाव भी जीत सकते थे, लेकिन हरीश चौधरी ने अपने कांटे को हटाने का काम कर दिया है। अब उम्मीदवार बेनीवाल विधानसभा चुनाव में उनके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि वो पहली बात तो कांग्रेस में आ चुके हैं, दूसरी बात उन्हें सांसद का चुनाव लड़वा दिया गया है। अब वो उम्मीदवार बेनीवाल चाहे जीते या हारे, हरीश चौधरी का कांटा जो 22 सीट से वो निकल चुका है। हो सकता है कि उम्मीदवार बेनीवाल चुनाव जीत कर आ जाए, क्योंकि जैसे संभावना लग रही है उसमें यही नजर आ रहा है कि बाड़मेर से वो चुनाव जीत सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा से लौटूंगी, लेकिन मैं प्रमोद जी की ओर रुख कर रही हूँ। प्रमोद जी, चूंकि हनुमान बेनीवाल का भी जिक्र कर लिया, गहलोत, वसुंधरा, हमने इस लाइव में जो भी राजनीतिक हलचल चल रही है उन पर बात करने की कोशिश की है, और जिक्र किरोड़ी लाल मीणा का भी चल रहा है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर दौसा से कन्हैया लाल मीणा चुनाव हारते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन
उसके बाद वो पलटते हुए भी नजर आए। जो एक इंटरव्यू हालिया उन्होंने दिया उसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मुझे 7 सीटें दी थी। अब मैं उन 7 सीटों के नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर वो उनमें से बीजेपी हारती है तब मैं इस्तीफा दे दूंगा। असंतुष्ट नजर आ रहे हैं कहीं, कल भी हमने ये बात की थी और आज भी, कि आखिर किरोड़ीलाल मीणा के मन में चल क्या रहा है। देखो आजकल सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा जिस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जब घोषणा हुई थी और उसी के साथ 2 मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी और साथ में स्पीकर देवनानी की बात हुई थी, तो उस समय किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों ने किस तरह का बिहेव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में किया वो सब कैमरों के सामने हुआ था। वो लोग किरोड़ीलाल मीणा उनके समर्थक पहले तो मुख्यमंत्री समझ रहे थे, फिर कम से कम उनको ये उम्मीद थी कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा क्योंकि ट्राइबल है, पर उनकी जगह प्रेमचंद बीरा जो कि संघ के ज्यादा नजदीक हैं, किरोड़ीलाल मीणा बीच में पार्टी छोड़ के चले गए थे। ये बात सही कि उनके जाने से बीजेपी को बड़ा बेनिफिट हुआ। अब तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सीट बीजेपी को शायद किरोड़ीलाल मीणा की वजह से मिली 160 प्लस, पर किरोड़ीलाल मीणा उनके समर्थक सोच रहे थे कि शायद उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, नहीं तो डिप्टी सीएम बनाया गया। पोर्टफोलियो भी कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है जो पोर्टफोलियो उन्हें दिया गया है।